लगेगा, कैसे निकलेगा टाइम पता नहीं चलेगा, लेकिन बहुत एंजॉय करोगे। ऐसी बात है। आप मुझे कुछ 3 ऐसी फिलोसॉफी आपकी लाइफ को परफेक्टली मैनेज करने के लिए जल्दी से कुछ भी चीज। सो एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वर्क एंड लाइफ बैलेंस बनाना। सो अगर आप एज अ फाउंडर भी हैं, आपको मोटिवेट करने के लिए या रखने के लिए हर समय कि नहीं भाई कुछ भी खराब अच्छा हो कुछ भी हो, लेकिन आई हैव व्हाटएवर पॉसिबल, एंड देन दे विल इवैल्यूएट इट फर्दर फ्रॉम देयर। उसके बाद भी फंड रेजिंग कब होगा? जब आपको एक लीड इन्वेस्टर मिलेगा जो आपका फ्लैग बेरर रहेगा फंड रेजिंग के लिए। दैट मीन्स आपको उसके बाद while you can start getting small commitment from various angel investor, in order to close the round you will need someone who is a lead investor, who is taking the effort, जो आपसे एग्रीमेंट नेगोशिएट करेगा, टर्म्स नेगोशिएट करेगा, क्योंकि बाकी लोग वो टर्म्स को फॉलो करके उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ओके, ठीक है ना? सो दैट इज द ब्रॉड प्रोसेस ऑफ अ फंड रेजिंग व्हेन यू आर इन द अर्ली स्टेज। दैट्स हाउ यू विल। इसका मतलब या तो ये सब कुछ अगर आप खुद रिसर्च कर रहे हैं, आपको आता है और आप ट्राई करें तो कर सकते हैं, या फिर आप किसी प्रोफेशनल्स को हायर कर सकते हैं जो आपको इसके कई सारे सीएस कर रहे हैं, कई सारे ऑर्गेनाइजेशन भी हेल्प करती है इन टर्म्स ऑफ रेजिंग दिस फंड एंड दिस थिंग। बट मैंने देखा है कि 50 to 60 टाइम्स फाउंडर्स अपने आप ही रेज करने की कोशिश करते हैं। दे रीच आउट ऑन लिंक्डइन, दे रीच आउट ऑन ईमेल। अगर आप सर्च करोगे, मेहनत करोगे तो आपको राइट बंदे मिल जाएंगे और आप अपनी एटलीस्ट डेक उनके पास पहुंचा सकते हैं। मेहनत करने, लेकिन आप डिसहार्टन मत होइए, क्योंकि अगर आपका रिप्लाई ना पे आता है तो आपको देखना चाहिए कि भैया एयरबीएनबी, उबर, ये सबको बहुत सारे रिजेक्शंस होने के बाद अप्रूवल मिला था, एंड देन दे बिकेम बिग। सो अगर आपका कॉन्फिडेंस है ऑन टू योर आइडिया, यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग। May there will be a light at the end of the tunnel. यानी पहली बार में हार मान गए तो फिर वो तुम धंधा कैसे करोगे? वो बात तो स्टार्टअप और जुनून का रहा। फेल होना जरूरी है मेरे हिसाब से, कि 2-3 बार गिरोगे ना तो अंदर से और ऐसे आग लगेगी कि भाई इसने मुझे रिजेक्ट किया ना, नेक्स्ट टाइम तो तुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और मैं आपसे पूछना पड़ूंगा, जैसे आपने टैम सैम सॉम समझाया, उसके अंदर एक एलटीवी करके होता है जिसको हम लाइफ टाइम वैल्यू ऑफ द कस्टमर्स कह सकते हैं, या फिर और कुछ बोल सकते हैं, एक सीवीसी कुछ करके होता है, तो उसके बारे में भी थोड़ा आप नॉलेज देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, आज लेट्स अज्यूम आप ऑनलाइन में बेच रहे हैं फ्लिपकार्ट एंड अमेजॉन में, ठीक है, या आप अपनी वेबसाइट पे ही बेच रहे हैं, उसके लिए आप एक एड स्पेंड करते हैं, ठीक है, ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, XYZ, ठीक है। अब कितने जने आपके आए, सपोज करो वो आपने एड स्पेंड किया 1 लाख रुपया, ठीक है ना, और 1 लाख रुपया स्पेंड करके X जने आपके आए, बट X में से सिर्फ 100 या 150 जनों ने आपका खरीदा, ठीक है ना। तो समझिए 100 जने अगर लेते हैं तो आपका पर एक न्यू कस्टमर, यूनिक कस्टमर अक्वायर करने का कॉस्ट कितना हो गया? 1 लाख डिवाइडेड बाय 100। सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 100 हो गया 1000 रुपीज। हाँ जी, तो ये हो गया आपका कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट, ठीक है ना। तो जितना छोटा हो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट वो बेटर है, क्योंकि मुझे सस्ता आपका मार्केटिंग स्किल वर्क कर रहा है, ठीक है ना। नाउ व्हाट इज एलटीवी? अब जो कस्टमर आ गया आपकी वेबसाइट पे एक बार खरीदने, ठीक है ना, वो अगर आपसे की वेबसाइट पे 3 से 4 बार खरीद रहा है तो आपका रिपीट रेट हो गया। सो समझो आपने उस पे आपने कमाया 5000 रुपए, समझो 5 बार में खरीदा, हर बार आपको 1000 रुपए का प्रॉफिट बना के दिया, तो आपने 5000 रुपए कमाया, तो वो कस्टमर की वैल्यू हो गई 5000 रुपए। यानी 1000 रुपए आपने खर्च किए थे एक कस्टमर को, और उससे आपने 5000 रुपए और उससे आपने टाइम फ्रेम के अंदर 5000 रुपए कमाए, मतलब 5 गुना आपने कमा लिया एलटीवी आपका। एलटीवी। सो अब आप अपना एलटीवी बाय कैक रेशियो ढूंढते हो 5। जितना हायर एलटीवी टू कैक रेशियो हो उतना स्ट्रॉन्गर आपका प्रोडक्ट है, क्योंकि कस्टमर बार बार आपके प्रोडक्ट पे ट्रस्ट करता है। यस, सो दैट्स वेयर एक कैक के ऊपर आदमी फोकस करता है कि भैया मैं कम से कम मार्केटिंग में कितने यूनिक कस्टमर ला सकता हूं, दैट्स वन। और दूसरा एलटीवी टू कैक रेशियो बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बॉस व्हाट इज द लाइफ टाइम वैल्यू। कस्टमर आने के बाद क्या एक ही बार खरीद के चला गया? जैसे स्कूल के लिए एलटीवी हमेशा हाई रहता है कि अगर उसने एक कस्टमर वो 12वीं तक पढ़ता रहेगा, कॉलेज तक पढ़ेगा तो उनके लिए बहुत वाइबल होता है इस हिसाब से।
बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही सरल भाषा में आपको समझाया जा रहा है कि भाई स्टार्टअप्स के आपने अभी तक ऊपर ऊपर से तो देखा होगा, लेकिन आज इनर्जी का काम ही मेन ये है कि आपको अंदर से पूरा इन डेप्थ कैसे समझाया जा रहा है, और होप सो आपको पसंद आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर एक फाउंडर आज अपना स्टार्टअप चला रहा है, चालू कर दिया है, तो उसको कैसे पता चलेगा कि मेरा ये आइडिया वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और उसी के साथ में एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछ लेता हूँ, बीइंग एन एंजल इन्वेस्टर, how you determine what are the criteria has been set by your own कि भाई मुझे इसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है। तो दोनों का एक बार जल्दी से जवाब चाहिए, बहुत ही मजेदार है। ये काफी लंबा जवाब रहेगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत पेचीदा है। तो सबसे पहले फाउंडर को और कि कैसे पता चले कि मेरा प्रोडक्ट वर्क कर रहा है। सो जो क्रेड के कुणाल शाह हैं, उनका अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड अ डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट। डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट, ओके। नाउ व्हाट इज डेल्टा 4 कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। आज से 10 साल या 15 साल पहले जब IRCTC वेबसाइट नहीं थी, तब आप टिकट कैसे बुक करते थे? गोइंग टू द रेलवे स्टेशन और आप बुक करते थे। उसका कन्वीनियंस लेवल इन अ स्केल ऑफ 1 to 10 आप क्या डालेंगे? 1 or 0 समथिंग, 1 या 2 डालेंगे एट बेस्ट, ठीक है। अब आज की डेट में आप IRCTC की वेबसाइट पे कर रहे हैं, भले वेबसाइट थकी हुई है, लोग गालियां दे रहे हैं, बट फिर भी कंपेयर टू वहां पे जाके जो टिकट बुक कर रहे हैं, बैठ के ऑफिस में बैठ के कर रहे हैं। अब उसका स्केल ऑफ 1 to 10 में आप क्या दोगे? पहले से कंपैरिजन में आराम से 5, 6, 7 तक तो 7 देंगे। तो पहले का 2 और 7, दैट मीन्स 7 minus 2 5। अगर ये 4 से ज्यादा है, दैट मीन्स अगर आपका प्रोडक्ट जो पहली की इन कन्वीनियंस को सॉल्व कर रही है और आपकी एफिशिएंसी एटलीस्ट 4 से बढ़ रही है, तो वो प्रोडक्ट वायबल है। ठीक है ना। वो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है, उनकी 6, 7, 8 मिनट की वीडियो है, वो मेरे हिसाब से आपको समझना चाहिए, हर फाउंडर को वो देखना चाहिए। कोशिश करेंगे उसके लिंक ढूंढ के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिससे आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। हाँ, so that becomes a very very important criteria for a founder to see कि भैया मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस हिसाब से एफिशिएंसी ग्रो कर रहा है। he needs to be very very humble to the feedback that he is receiving from the कस्टमर्स उनको फीडबैक मिल रहा है, उसको फीड फॉरवर्ड में रखना जरूरी है। हाँ, तो अगर वो सोचेगा नहीं यार कस्टमर जो बोल रहा है वो बोल रहा है, मेरा आइडिया तो मैं इसी पे वर्क कर रहा हूँ। अगर कस्टमर बोल रहा है बॉस ये काम नहीं कर रहा है, ये तो हमारा जो पहला जो चल रहा था धंधा उससे खराब कर दिया या वैसा ही है, हमको कोई खास नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोडक्ट नहीं है। बट अगर आपकी इनकन्वीनियंस को वो 4 पॉइंट से घटा देता है, तो यानी आपके प्रोडक्ट में कुछ दम है। अब आप उसको 4 का 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, इंप्रूव कर सकते हो बाय इम्प्रोवाइजिंग ऑन योर प्रोडक्ट। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से कि नेवर फोकस ऑन योर ग्रिड, ऑलवेज फोकस ऑन कस्टमर नीड। तो अगर वो हो जाता है तो फिर आपको डेफिनेटली प्रोडक्ट्स आपको हेल्पफुल लगने ही वाला है। रहा सवाल हम स्टार्टअप में क्या इन्वेस्ट करते हैं, तो हमारी एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फिलॉसफी है विच इज 6 P's। हम 6 P's को फॉलो करते हैं, ठीक है ना। 6 P's के अंदर क्या है, स्टार्टअप में हम क्या देखते हैं? फर्स्ट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि भैया वो एक रियल लाइफ का प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड, पीपल, दैट इज फाउंडर्स कैसे हैं। फाउंडर्स कहीं उनका बैकग्राउंड शेडी तो नहीं है, पास्ट में कोई स्टार्टअप किया जहां पे इन्वेस्टर्स को फ्रॉड करके नुकसान करके बैकग्राउंड चेक इज बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, अभी आपने अगर देखा इन्फो एज वाला है फाउंडर, उन्होंने एक स्टार्टअप में डाला था, जिसके फाउंडर ने उसका कॉल उठाया भी नहीं 6-8 महीने के बाद, पैसा डालने के बाद। एंड अभी वो लीगल केस फाइट कर रहे हैं, वो मैं नाम नहीं लूंगा, आप अपने आप सर्च कर सकते हैं। तीसरा है पैशन, क्या फाउंडर फुल्ली इन्वॉल्व है इसमें, या फाउंडर के पास 5 अलग काम है और ये एक काम पार्ट टाइम में कर रहा है, ठीक है ना। तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। फोर्थ है पोटेंशियल। पोटेंशियल जैसे मैंने आपको समझाया कि टैम, सैम एंड सॉम देख के भैया क्या ये स्टार्टअप कितना बड़ा ग्रो हो सकता है, क्या ये सिर्फ 10-20 करोड़ का धंधा हो सकता है, क्या ये 1000 करोड़ का यूनिकॉर्न के ऊपर बन सकता है या नहीं। पोटेंशियल बिकम्स अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आउट देयर। फिफ्थ है प्राइस। दैट मीन्स हमको वो सपोज करिए सीड स्टेज या प्री सीरीज ए पे है, लेकिन उनका वैल्यूएशन ही 500 करोड़ का वैल्यूएशन है, जबकि वो 10 करोड़ की सेल कर रहे हैं, तो वो प्राइस नहीं है। वो प्राइस हो सकती है मे बी फ्यूचर ओवर हाइट प्राइस है। तो जो प्राइस हम खरीद रहे हैं दैट इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर अस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज पार्ट 2 प्रॉफिटेबिलिटी।
दैट मीन्स भले स्टार्टअप आज की डेट में लॉस है, लेकिन नेक्स्ट 2-3 साल में क्या वो प्रॉफिटेबल में हो सकता है जब वो बड़ी हो जाए, वो देखना हमारे लिए भी बहुत जरूरी है। हम क्योंकि कोई भी कंपनी का एट द एंड ऑफ इट एम रहता है प्रॉफिट बनाना, तो अगर पार्ट टू प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है तो हम टिपिकली इन्वेस्ट नहीं कर सकते। लवली। सो 6P जो आज नीरज जी ने आपको बताया, और ये खास P है यार। अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक फाउंडर हूं और मुझे इन्वेस्ट करना है, तो जैसे इनकी फिलोसॉफी है, ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी एंजल इन्वेस्टर्स की भी फिलोसॉफी होगी। थोड़ा स्टडी करो, बहुत जो एक्सपीरियंस है उनसे सीखो, और उसके बाद में अपनी पूरी पिच डेक या कुछ बनाओ, उसमें बहुत हेल्पफुल है। रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ना थोड़ा सा मैं बहुत ही खास लेना चाहूंगा। लोग हमेशा पूछता है कि सर सक्सेस रेशियो बताओ, ये सब बताओ, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि आपने बहुत सारे, सबसे पहले तो ये मुझे बताइए कि नीरज जी ने आज तक, जैसे अभी बताया था, कुछ 24-35 कंपनियों में आपने इन्वेस्ट किया, तो पहले तो कितनी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है, और उसमें से अगर आपका एनडीए नहीं है और बता सकते 1-2 का नाम, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये टोटली डिपेंड करता है आपके ऊपर। और तीसरा, क्या आपने वर्स्ट सिनेरियो देखा है अपने इन्वेस्टिंग लाइफ टाइम करियर के अंदर कि भाई ये गलती तो कभी नहीं करनी चाहिए फाउंडर को? सो हमने अभी तक अबाउट 34-35 कंपनीज में इन्वेस्ट कर चुके हैं इन टर्म्स ऑफ स्टार्टअप। और ये टोटल कितने साल में किया आपने? 2020 से। खाली 4 साल के अंदर आपने 35 कंपनियों में इन्वेस्ट कर दिया। वाह। सो 2020 दिसंबर से स्टार्ट किया था, तो इफेक्टिवली 2021 भी दीजिए, कोविड से एंड आप फर्स्ट फेज के बाद एंड उससे पहले मैंने इसलिए इन्वेस्ट नहीं किया क्योंकि जहां मैं जॉब करता था एज अ प्राइवेट इक्विटी फंड मैनेजर, मेरे को अलाउड नहीं था। ठीक है, अब उनमें से हमारी अभी तक 2 स्टार्टअप्स हैं जो फेल हुई। ठीक है ना, उनमें से 2 स्टार्टअप्स हैं जो नहीं चल पाई। दोनों का अलग अलग स्पेसिफिक रीजन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, बट दोज 2 स्टार्टअप डिड नॉट टिल वेल। जो स्टार्टअप्स ठीक रही हैं, हमारा एक मानना है कि जो स्टार्टअप्स ठीक कर रही है, या तो आप उसमें डबल डाउन रहिए, अगर डबल डाउन नहीं कर सकते तो कंटिन्यू रहिए, अनलेस अनटिल जब तक आपको एग्जिट की फोर्सफुल एग्जिट नहीं हो या पैसे की रिक्वायरमेंट। सो हमारे पास कई सारे हमारे स्टार्टअप्स हैं जिनमें ऑलरेडी मल्टीपल राउंड्स हो चुके हैं, और हमने अभी तक, हमारे पास ऑप्शन आया था एग्जिट का, हमने लिया नहीं था। हमारे स्टार्टअप्स के सारे नाम्स एटलीस्ट टिल व्हाट वी हैव डन मिड ऑफ लास्ट ईयर इज देयर ऑन आवर वेबसाइट, तो कोई भी जाके हमारी वेबसाइट पे देख सकते हैं। आपका वेबसाइट का नाम एक बार बता दीजिए। www.pransh.in PRANSH.in। ओके, हाँ जी, तो वहां पे वो देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ हमारे स्टार्टअप्स क्या है। Experience wise, last 12 to 18 months has been a really challenging period for most startups in India. This currently एक word terminology use हुई है, funding winter. That means पहले जिस हिसाब से फाउंडर स्टार्टअप्स को पैसा मिल रहा था, उन्होंने स्टॉप कर दिया। This has been there for last 18 months, where the startups are finding it difficult to raise money. ये चीज बहुत अच्छी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि स्टार्टअप्स का व्यू जो था कि भैया अभी सिर्फ मैं ग्रोथ पे फोकस करूंगा, वो चेंज होके सस्टेनेबल ग्रोथ पे आ चुका है। व्हाट इज सस्टेनेबल ग्रोथ? सस्टेनेबल ग्रोथ इज रेदर देन ग्रोइंग 100% मंथ ऑन मंथ, इफ आई ग्रो एट 40% मंथ ऑन मंथ और मेरा बर्न मैं काफी कम कर सकता हूं, देन दैट 40% ग्रोथ इज मच बेटर देन ग्रोइंग 100% मंथ ऑन मंथ। क्योंकि जो एडिशनल 60% ग्रोथ है उसके लिए मेरे को बहुत ज्यादा बर्न करना पड़ रहा है। लेकिन अगर मेरे को मेरा प्रोडक्ट अच्छा है और 40% में भी मैं मेरी मंजिल पे 1 या 2 साल लेट पहुंचूंगा, लेकिन मेरा बिजनेस सस्टेनेबल है। दैट मीन्स मेरे को कंटिन्यूअसली फंड रेज की जरूरत नहीं है। फंड रेज मेरा जो है वो लंबे पीरियड के लिए रहता है, कंपनी सर्वाइव करती है, देन सर्वाइवल बिकम्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। एंड काफी सारे हमारे स्टार्टअप्स टर्न प्रॉफिटेबल, वेरी क्लोज टू प्रॉफिटेबिलिटी, और दे हैव सिग्निफिकेंटली रिड्यूस देयर बर्न। कभी कभी टाइम देना पड़ता है जब भी आप स्टार्टअप कर रहे हो, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसके अंदर बीइंग एन एंजल इन्वेस्टर, पैसे के साथ में टाइम देना पड़ रहा है कहीं पे भी? सो एंजल इन्वेस्टमेंट में आपको टाइम तो देना ही पड़ता है। टाइम देना पड़ता है पहले सिलेक्शन करने में। तो हमने करीबन नहीं करके 2000 के ऊपर स्टार्टअप्स इवेल्युएट किए होंगे, और उसमें से हमने 34-35 स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट किया। It means it's a journey. It's not like कि आज आप आए, किसी को पैसा दिया और पैसा बन गया। It's a journey, bigger time journey.
और आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ही इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आप लर्न कर सके कि भैया जो आपने गलतियां की उससे सीख सकें। आपको वही रुपया इन्वेस्ट करना चाहिए जो आप कल को खो जाए तो आपकी लाइफस्टाइल पे फर्क नहीं पड़ना पड़े, क्योंकि स्टार्टअप काफी इलिक्विड इन्वेस्टमेंट है। इट्स एन अनलिस्टेड कंपनी। जब आपको चाहिए तो आपको आपका इमरजेंसी फंड या वो फंड जो आपको आगे इमीडिएट रिक्वायर्ड है वो यूज नहीं करके इन्वेस्ट करना चाहिए। जब आप आइडियली फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए उसके बाद जो अगर आपके पास सरप्लस फंड है उसी को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि अगर मेरा पैसा चला भी जा रहा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप अपना आपका वेल्थ का 10 या 15% इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें आपको वो दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, ओके, लवली। सो बहुत ही अमेजिंग है। जितने फाउंडर यहाँ पर शायद सुन रहे होंगे या स्टार्टअप करने का सोच रहे होंगे, हमेशा मन में शंका रहती है यार 10 इन्वेस्टर को हायर कर लिया, मैंने उनसे बात कर लिया, कोई भी पैसा ही नहीं दे पा रहा है। ऐसे पैसे नहीं मिलते हैं ना, क्योंकि उनको भी पैसा बनाना है, इसीलिए शायद वो इन्वेस्ट कर रहे हैं आपके पीछे। और आपको तो शायद वो जानते भी नहीं होंगे, या फिर अब फ्यूचर में कितनी बड़ी जर्नी उनको साथ में जाना है वो भी नहीं पता है। उसके साथ साथ आप जब अपने बैकएंड में टाइम दे रहे हैं ये सब इवैल्यूएटिंग इन सब के लिए, एक बार आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, जैसे आपने बोला 35 कंपनीज के अंदर हमने इन्वेस्ट कर दिया, अब इन्वेस्ट करने के बाद आपको टाइम देना पड़ रहा है कंपनी के अंदर, उनकी कंपनी के अंदर। सो आपको एक फाइन बैलेंस मैनेज करना पड़ता है बिटवीन आप क्या टाइम देना चाहते हैं और आप उतना भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहते कि भैया फाउंडर को लगे कि बॉस माय टोटल फ्रीडम हैज गॉन, मैंने क्या कर दिया। करेक्ट, ये तो हर छोटी छोटी चीज पे कर रहे हैं, बीच में नहीं। हमारा सिंपल प्रिंसिपल रहता है, हमारा टिपिकली क्वार्टरली हम लोग स्टार्टअप्स के साथ कॉल शेड्यूल रखते हैं टू इवैल्यूएट हाउ द स्टार्टअप इज परफॉर्मिंग एंड सो एंड सो फोर्थ। वहां पे हम क्वेश्चंस भी पूछते हैं, सजेशंस भी देते हैं, सो एंड सो फोर्थ। इसके अलावा जब भी स्टार्टअप को कुछ रिक्वायरमेंट होती है, दे हैव आवर नंबर, दे कैन रीच आउट टू अस, बट वी डोंट proactively go and get involved onto the startup unless until founder needs a certain thing or we feel based on our review that this startup is going on the wrong path. We can help the founder to find the correct path or we can at least suggest him the correct path. वो करेक्ट पाथ पे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए वो फाउंडर का डिसीजन रहता है। आप खाली गाइड कर, हम गाइड कर सकते हैं कि भैया अभी आप जिस वे में ग्रो कर रहे हो आप अपना ग्रोथ कम करिए, आपका बर्न कम करिए और मे बी सस्टेनेबल ग्रोथ पे जाइए तो रहेगा। मार्केट बहुत खराब है या कुछ और पर्टिकुलर इश्यूज है वहां पे। दूसरा हम कहाँ हेल्प करते हैं, कॉन्टेक्ट्स में। आज कोई स्टार्टअप को XYZ के अंदर रिक्वायरमेंट पड़ी है कि भैया मेरे को एक्सिस बैंक में इंट्रोड्यूस करवा दो, मेरे को कोई दूसरी वेंचर फंड्स के लिए इंट्रोड्यूस करवा दो, तो हमारा जहाँ पे कॉन्टेक्ट्स हैं तो वहां पे हम उनको हेल्प करते हैं। मेंटरशिप, अगर स्टार्टअप सामने से आके कहता है कि मेरे को प्लीज हेल्प मी आउट ऑन पर्टिकुलर थिंग, गिव मी फीडबैक ऑन माय पिच डेक, जो उनका नेक्स्ट रेज ऑफ फंड है, या फिर ऑन अ पर्टिकुलर आइडिया, शुड आई गो अबाउट इट, हाउ शुड आई गो अबाउट इट एंड सो फोर्थ, देन वी गिव इट व्हेन द स्टार्टअप फाउंडर रीचेस आउट टू अस। ट्रू। स्टार्टअप करते करते इन्वेस्टमेंट कर दिया, सब कुछ हो गया, बहुत अच्छी दोस्ती हो गई फाउंडर के साथ में, राइट? ऐसा कभी हुआ है कि कोई फाउंडर आपको मिल गया, बहुत अच्छी दोस्ती आपकी उनके साथ में हो गई है ना, और अब तो रेगुलर बात हो रही है, जो एक्चुअली आप लोग प्रोफेशनल वे पे नहीं लेकिन कभी कभी हमें टाइम देना पड़ रहा है पर्सनली के हिसाब से भी, ऐसा कभी हो रहा है कुछ भी?